हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस्लामाबाद के पुराने मोहल्ले में, जहाँ पहाड़ों की हवा अभी भी पुरानी गलियों से गुजरती है और नई इमारतों के साथ पुरानी हवेलियों का मेल होता है, वहाँ रहती थी महनूर। महनूर की उम्र 26 साल थी। वह एक छोटे से सरकारी स्कूल में टीचर थी, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसके अब्बू का देहांत 3 साल पहले हो गया था। माँ बेगम साहिबा घर संभालती थीं और छोटा भाई अहमद 10वीं में पढ़ता था। महनूर पूरे घर की रीढ़ थी। सुबह 6 बजे स्कूल की तैयारी, दोपहर में बच्चों की कॉपियाँ चेक करना, शाम को घर लौटकर माँ की दवाइयाँ देना और रात को भाई को गणित समझाना। कभी कभी थकान में भी वह मुस्कुराती और कहती, माँ, अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। उस साल रमजान के आखिरी दिनों में स्कूल में एक छोटा सा चैरिटी कैंप लगा। गरीब बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और मेडिकल चेकअप का इंतज़ाम था। महनूर ने खुद यह प्रोजेक्ट संभाला था। वह बच्चों को कहती, बच्चों, पढ़ाई ही तुम्हारी इज्जत है। उसी कैंप में आया अरहम। अरहम 29 साल का था, एक बैंक में मैनेजर। वह अपनी माँ के साथ आया था, जो कैंप में स्वयंसेवी बनकर मदद कर रही थी। अरहम ने देखा कि महनूर कितनी मेहनत से बच्चों को किताबें बांट रही है, उनके सवाल सुन रही है। उसने खुद आगे बढ़कर कुछ भारी बॉक्स उठाए और महनूर से पूछा, आपको मदद चाहिए तो बताइए। मैं भी यही सोचता हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए। पहली मुलाकात बस इतनी सी थी, लेकिन बातचीत शुरू हो गई। कैंप के बाद भी अरहम ने स्कूल को कुछ किताबें दान की। महनूर ने फ़ोन पर शुक्रिया कहा। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ीं। अरहम बताता कि विदेश से लौटने के बाद वह बैंक में जॉब करता है, लेकिन दिल अभी भी उन बच्चों के लिए धड़कता है जिनके पास किताबें नहीं हैं। महनूर सुनती और कहती, अरहम भाई, आपकी बात सुनकर अच्छा लगता है। आजकल लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी देखते हैं, लेकिन आप अलग हैं। दोनों की बातें काम से शुरू होती, फिर घर की चिंताओं पर आ जाती। महनूर बताती कि माँ की बीमारी और भाई की पढ़ाई का बोझ कैसे है। अरहम सुनता और कभी कभी सलाह देता, महनूर, कभी अकेला महसूस मत करना, अल्लाह ने रास्ते बनाए होते हैं। धीरे धीरे महनूर को अरहम की कंपनी अच्छी लगने लगी। वह उसकी बातों में सम्मान देखती। अरहम उसकी मेहनत और सच्चाई पर मुग्ध था। कभी फ़ोन पर देर रात बात हो जाती तो महनूर सोचती, क्या यह सिर्फ दोस्ती है, लेकिन वह खुद को रोक लेती। अरहम भी कभी कभी सोचता, महनूर जैसी लड़की मिलना मुश्किल है, लेकिन अभी वक्त नहीं। दोनों के बीच कोई सीधा इजहार नहीं, बस एक दूसरे की कद्र, एक दूसरे की परवाह। महनूर को जब स्कूल से थककर घर लौटती तो अरहम का मैसेज देखकर हल्का सा सुकून मिलता। अरहम जब बैंक की मीटिंग से बाहर निकलता तो महनूर की आवाज़ याद आती। ये भावनाएं नरम थीं, परिवार के दायरे में, इज्जत के साथ। लेकिन ज़िंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। मोहल्ले में महनूर की एक सहेली नादिया, जो उसी स्कूल में काम करती थी, अरहम को देखकर जलने लगी थी। नादिया को लगता था कि महनूर ने उसकी जगह छीन ली। वह अरहम को पसंद करती थी, लेकिन महनूर के साथ उसकी बातें देखकर जलन हो रही थी। एक शाम नादिया ने महनूर और अरहम की पुरानी फ़ोन कॉल का ऑडियो रिकॉर्डिंग एडिट कर लिया। उसने कुछ शब्द जोड़ दिए, जैसे कल शाम मिलते हैं पर किसी को मत बताना, और हमारे सपने। फिर उसने फेक व्हाट्सएप चैट बनाई जिसमें दोनों के नाम थे और कुछ संदेश जैसे, अरहम, तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। नादिया ने यह सब एक अनोनिमस ग्रुप में डाल दिया, मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ सारे रिश्तेदार और पड़ोसी थे। अफवाह आग की तरह फैल गई। महनूर ने अरहम के साथ गलत संबंध बना लिए हैं। लड़की ने इज्जत खराब कर दी। स्कूल टीचर होकर यह सब, लोग फुसफुसाने लगे। महनूर की माँ को पहला फ़ोन आया पड़ोसन का, बेगम साहिबा, क्या सच है आपकी बेटी? माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने महनूर को बुलाया और चैट दिखाई। महनूर हैरान रह गई। माँ, ये झूठ है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन माँ रो पड़ी। बेटी, मोहल्ले में इज्जत का क्या होगा? तेरे अब्बू की आत्मा को दुख होगा। अहमद स्कूल में क्या सुनेगा? अहमद घर आया तो पड़ोस के लड़के उसे चिढ़ा रहे थे। तेरी दीदी का चक्कर चल रहा है क्या? अहमद ने माँ से पूछा और रोने लगा। महनूर का स्कूल भी प्रभावित हुआ।
प्रिंसिपल ने बुलाया। महनूर, सोशल मीडिया पर यह सब स्कूल की इमेज खराब हो रही है। महनूर की नौकरी पर सवाल उठने लगा। उसकी शादी के रिश्ते जो पहले आ रहे थे एक एक करके रुक गए। लोग कहने लगे इज्जत वाली लड़की नहीं है। महनूर रात को अकेले रोती। वह अरहम को मैसेज करना चाहती थी लेकिन डरती थी कि कहीं और गलत फहमी न हो। अरहम को भी पता चला। बैंक में उसके सहकर्मी फुसफुसाने लगे। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या सच है? अरहम ने साफ कहा, अम्मी, महनूर जैसी लड़की से सिर्फ इज्जत है, लेकिन अब लोग क्या सोचेंगे? परिवार का दबाव बढ़ता गया। महनूर की माँ ने कहा, बेटी अब शादी का सोचना भी बंद कर दो, पहले इज्जत बचाओ। महनूर ने अरहम से एक बार फ़ोन पर बात की। अरहम भाई, मुझे लगता है हमारी दोस्ती ने सब खराब कर दिया। अरहम ने कहा, महनूर, हमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सच निकालना पड़ेगा। लेकिन अफवाहें रुकी नहीं। नादिया और भी आगे बढ़ गई। उसने एक फेक ऑडियो और बनाया जिसमें महनूर की आवाज़ जैसी लग रही थी। अरहम, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। मोहल्ले में हंगामा मच गया। महनूर के घर के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। एक दिन महनूर की माँ का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेस की वजह से। बिल भरने में महनूर का सारा महीने का वेतन चला गया। अब आर्थिक तंगी भी। महनूर ने सोचा, क्या मैंने गलती की? क्या बातें करना भी गुनाह है? वह स्कूल छोड़ने का सोचने लगी। अरहम ने चुपचाप मदद की। उसने बिना बताए अस्पताल का कुछ बिल जमा कर दिया और महनूर को मैसेज किया, महनूर, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इज्जत का ख्याल रखना। महनूर को उसकी बात से ताकत मिली, लेकिन वह डरती थी कि लोग देख लेंगे। फिर एक दिन सब बदल गया। नादिया की छोटी बहन, जो महनूर की छात्रा थी, ने घर पर नादिया को रोते हुए देखा। उसने पूछा, आपने महनूर दीदी के साथ ऐसा क्यों किया? नादिया ने पहले इनकार किया, लेकिन बहन ने कहा, मैंने देखा था आपने एडिट किया था, अब दीदी का घर बर्बाद हो रहा है। नादिया को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, मैंने जलन में क्या कर दिया? महनूर ने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। नादिया ने फैसला किया कि सच बोलना पड़ेगा। उसने मोहल्ले के ग्रुप में पूरा सच पोस्ट किया। मैंने महनूर और अरहम के साथ गलत किया। मैंने फेक चैट और ऑडियो बनाए। वे सिर्फ 2 अच्छे इंसान थे जो बच्चों की मदद कर रहे थे। मुझे माफ़ी चाहिए। ग्रुप में सन्नाटा छा गया। फिर लोग लिखने लगे, नादिया, तुमने इज्जत का खेल खेला। लेकिन महनूर की माँ ने फ़ोन किया नादिया को, बेटी, गलती इंसान से होती है, लेकिन सच बोलने का हौसला भी चाहिए। अरहम के घर वालों ने भी सच जान लिया। अरहम की माँ ने महनूर की माँ को फ़ोन किया, हमने गलत समझा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है। दोनों परिवारों में बात हुई। अरहम ने महनूर से कहा, महनूर, अब कोई अफवाह नहीं, हमने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन अब वक्त है सही रास्ते पर चलने का। महनूर रोते हुए बोली, अरहम भाई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दोस्ती इतनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपने विश्वास नहीं छोड़ा। नादिया खुद महनूर के घर आई। वह महनूर के पैरों में गिर पड़ी। महनूर, मुझे माफ़ कर दो, मेरी जलन ने सब बिगाड़ दिया। मैंने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया। अब मैं समझ गई हूँ कि अफवाहें कितनी ख़तरनाक होती हैं। मैं स्कूल में भी सच बोलूँगी। महनूर ने उसे उठाया और गले लगाया। नादिया, गलती हो गई, लेकिन तुमने सच माना, यही बड़ी बात है। अहमद भी खुश था। उसने दीदी से कहा, दीदी, अब कोई चिढ़ाएगा तो मैं जवाब दूंगा। बेगम साहिबा ने महनूर के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, मैंने भी तुम पर शक किया, माफ़ कर दो, तुम हमारी इज्जत हो। अरहम की माँ ने एक दिन महनूर के घर चाय पीने आई। उन्होंने कहा, महनूर बेटी, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। अरहम ने हमें बताया कि तुम कितनी नेक हो। धीरे धीरे दोनों परिवारों में रिश्ता पक्का होने लगा। अरहम ने महनूर से साफ कहा, महनूर, मैं तुम्हें सम्मान के साथ देखता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो परिवार से बात करेंगे। महनूर मुस्कुराई, अरहम, पहले इज्जत बचानी थी, अब दिल भी संभालना है। कुछ महीनों बाद मोहल्ले में शादी की तैयारी हुई। नादिया ने खुद महनूर की मदद की। वह अब स्कूल में भी बच्चों को सिखाती, अफवाहों पर यकीन मत करो, सच जानो। अरहम ने बैंक में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। महनूर स्कूल में और ज़्यादा मेहनत करने लगी। दोनों ने सीखा कि भावनाएं कितनी खूबसूरत होती हैं, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत भी उतनी ही सख्त। परिवार, इज्जत, समाज की नज़र,
इन सब के बीच संतुलन रखना पड़ता है। अरहम ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैंने महनूर में एक साथी देखा, न कि सिर्फ भावना। महनूर ने माँ से कहा, माँ, अब मैं समझ गई हूँ कि विश्वास बिना रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। और इस तरह एक अफवाह ने जो तूफान मचाया था वह सच और माफ़ी से शांत हो गया। लोगों ने सीखा कि गलतफहमी से पहले बात करना, सबूत देखना और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। नादिया ने अपनी गलती पर पछतावा किया और बदल गई। वह अब महनूर की सच्ची सहेली बन गई थी। अहमद ने भी सीखा कि बहन की इज्जत उसकी अपनी इज्जत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जीवन में भावनाएं तो आती हैं, लेकिन उन्हें हकीकत के साथ संतुलित रखना चाहिए। अफवाहों और फर्जी सबूतों से पहले हमेशा सच जानने की कोशिश करो। विश्वास और इज्जत सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम किसी की इज्जत पर हमला करते हो तो याद रखो, एक दिन सच सामने आएगा और पछतावा तुम्हें खुद खा जाएगा। लेकिन जो सच बोलता है और बदलता है वही असली इंसान है। महनूर और अरहम की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार कभी गलत नहीं होते, बस उन्हें इज्जत के दायरे में रखो। अब तुम बताओ, क्या तुमने कभी अफवाह का शिकार महसूस किया है? कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह तुम सबकी ज़िंदगी को खुशहाल रखे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। हाउसिंग क्राइसिस दुनिया के बड़े शहरों में आम अफराद के लिए अपना घर ख्वाब क्यों बन गया है। आज के दौर में दुनिया के बड़े शहरों में अपना घर खरीदना या किराए पर लेना आम अफराद के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हाउसिंग क्राइसिस यानी रहने के लिए सस्ती और मुनासिब जगह की कमी एक ग्लोबल मसला बन चुकी है। चाहे बात न्यूयॉर्क की हो, लंदन की, टोरंटो की, मुंबई की या दुबई की, हर जगह लोग महंगी हाउसिंग की वजह से परेशान हैं। घर जो कभी इंसान की बुनियादी ज़रूरत माना जाता था, आज एक महंगा ख्वाब बन गया है। इस आर्टिकल में हम डिटेल से समझेंगे कि हाउसिंग क्राइसिस के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं और क्यों आम अफराद अपना घर हासिल करने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सबसे पहली वजह प्रॉपर्टी प्राइसेस का तेज़ी से बढ़ना है। बड़े शहरों में ज़मीन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सप्लाई लिमिटेड होती है। जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। पिछले 10 सालों में इन कई मुल्कों में प्रॉपर्टी प्राइसेस इनकम से बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ी हैं। इसका मतलब ये है कि लोगों की सैलरी उतनी फास्ट नहीं बढ़ी जितनी तेज़ी से घर महंगे हुए हैं। नतीजा ये है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है। आजकल रियल एस्टेट को एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बड़े इन्वेस्टर्स, कंपनीज और अमीर लोग कई प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं ताकि उन्हें रेंट पर देकर प्रॉफिट कमा सकें या बाद में महंगी प्राइस पर बेच सकें। इस प्रोसेस में हाउसिंग मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ता है, जिससे प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आम अफराद जो सिर्फ एक घर चाहते हैं वो इन्वेस्टर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। तीसरा फैक्टर अर्बनाइजेशन है। दुनिया भर में लोग रोज़गार, एजुकेशन और बेटर लाइफस्टाइल के लिए बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग एक ही शहर में रहना चाहते हैं तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं होता जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही होती है। इस वजह से रेंट और प्रॉपर्टी प्राइसेस दोनों बढ़ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स का बढ़ना भी हाउसिंग क्राइसिस का एक मेजर सबब है। सीमेंट, स्टील, लेबर और लैंड की कॉस्ट बढ़ चुकी है। बिल्डर्स के लिए सस्ते घर बनाना मुश्किल हो गया है, इसलिए वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाने पर फोकस करते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कम हो जाते हैं, जिसका नुकसान आम लोगों को होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी कई दफ़ा हाउसिंग क्राइसिस को अफेक्ट करती हैं। कुछ शहरों में जोनिंग लॉज और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि नए घर बनाना मुश्किल हो जाता है। परमिट लेने का प्रोसेस लंबा और महंगा होता है। इस वजह से हाउसिंग सप्लाई लिमिटेड रह जाती है। कुछ मुल्कों में गवर्नमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस करती हैं, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि सप्लाई फिर भी कम पड़ जाती है। शॉर्ट टर्म रेंटल प्लेटफॉर्म्स जैसे एयरबीएनबी ने भी हाउसिंग मार्केट पर असर डाला है। कई लैंडलॉर्ड्स अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग टर्म रेंट पर देने के बजाय शॉर्ट टर्म टूरिस्ट्स को रेंट पर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। नतीजा ये होता है कि लोकल रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल रेंटल यूनिट्स कम हो जाती हैं और रेंट महंगा हो जाता है। हाउसिंग क्राइसिस का सोशल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा है।
जब लोग अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा रेंट पर खर्च कर देते हैं तो उनके पास एजुकेशन, हेल्थ केयर और सेविंग्स के लिए कम पैसा बचता है। कई फैमिलीज़ को छोटी जगह पर ज़्यादा लोगों के साथ रहना पड़ता है। कुछ लोग शहर के सेंटर से दूर रहने पर मजबूर होते हैं, जहाँ से उन्हें रोज़ काम पर जाने में ज़्यादा वक्त और पैसा लगता है। यंग जनरेशन के लिए घर खरीदना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले पेरेंट्स एक स्टेबल जॉब के साथ कुछ सालों में घर खरीद लेते थे। आजकल हाई डाउन पेमेंट, हाई इंटरेस्ट रेट्स और महंगी प्रॉपर्टी प्राइसेस की वजह से यंग प्रोफेशनल्स को अपना घर लेने में बहुत टाइम लगता है। कई लोग 30 या 40 साल की एज तक भी रेंट पर रहने पर मजबूर होते हैं। हाउसिंग क्राइसिस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। जब लोग अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा रेंट पर खर्च करते हैं तो वो दूसरी चीज़ों पर कम खर्च कर पाते हैं। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को भी बढ़ा सकती है। इस मसले का सोल्यूशन आसान नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। जोनिंग लॉज को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए ताकि नए घर बनाना आसान हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव की जाए ताकि लोग शहर के बाहर रहकर भी आसानी से कम्यूट कर सकें। रियल एस्टेट स्पेकुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकता है। टेक्नोलॉजी जैसे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और 3D प्रिंटिंग से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम की जा सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने में मददगार हो सकती हैं। आखिर में हाउसिंग क्राइसिस सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस का भी मसला है। हर इंसान का बेसिक राइट है कि उसके पास सेफ और अफोर्डेबल घर हो। जब तक गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर और सोसाइटी मिलकर काम नहीं करते, तब तक बड़े शहरों में अपना घर आम अफरद के लिए एक मुश्किल ख्वाब बना रहेगा। हाउसिंग क्राइसिस हमें ये याद दिलाता है कि डेवलपमेंट सिर्फ स्काई स्क्रेपर्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स का नाम नहीं, बल्कि ऐसी सोसाइटी बनाना है जहां हर शख्स इज़्ज़त के साथ रह सके। जब तक हाउसिंग को एक बेसिक ज़रूरत के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता, तब तक दुनिया के बड़े शहरों में घर आम लोगों के लिए एक दूर का ख्वाब ही रहेगा।